नमस्कार, आदमपुर की चौधर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लगातार हम आदमपुर को लेकर हर रोज विश्लेषण कर रहे हैं और हमारे साथ हर रोज की तरह मौजूद रहते हैं खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी। खासतौर पे सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आज जो है वो सभी पत्ते खुल चुके हैं, सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। बड़ी बात है, कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। कुरडाराम जो है वो एकदम से इस्तीफा दिया और 2 घंटे में ही उनकी आईएनएलडी से टिकट फाइनल हो चुकी है। तो क्या लगता है, अब सभी पत्ते खुल चुके हैं, अब किस तरह से ऊंट कह सकते हैं किस करवट बैठेगा? देखिए आदमपुर के उपचुनाव में इनेलो का आज बम्पर फायदा हुआ है, क्योंकि इनेलो के लिए एक प्रत्याशी का चयन एक बड़ी टेढ़ी खीर थी। उनके सामने कोई ऐसा दमदार चेहरा उनके पास नहीं था जिसके ऊपर वो दांव खेलते। ऐसे में कांग्रेस के अंदर जो बगावत हुई है उसका फायदा निश्चित तौर पर इनेलो का हुआ है। देखिए कुरडाराम नंबरदार जो कांग्रेस के जो टॉप के जो 2 दावेदार थे स्थानीय, उनमें नंबर 1 और नंबर 2 पे ही थे जो है, तो उनका कांग्रेस को छोड़ना जहाँ कांग्रेस को बड़ा झटका है, वही साथ ही साथ इनेलो को भी बम्पर फायदा है। इनेलो के लिए अब ये है कि सम्मानजनक वोट हासिल करने का कहीं कहीं गुंजाइश बन गई है। अगर अभय सिंह चौटाला ने इलेक्शन को ठीक ठाक मैनेज किया तो मान के चलिए कि जो पिछली बार इनेलो को वोट मिले थे, इसे 3-4 गुना ज़्यादा वोट हासिल कर सकती है। लेकिन बड़ी बात है, जिस तरह से कुरडाराम वहां पे आ रहे हैं या जेपी मैदान में आए हैं, पिछली बार की तरह 2009 की अगर बात करें तो अंतर बहुत कम था। क्या आपको नहीं लगता ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं फायदा होता तो कांग्रेस उन्हें मनाने का प्रयास करती है, उनको रखती नहीं। देखिए क्या है कि ये जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म पे हुआ, शायद हुड्डा परिवार को ये एहसास नहीं था कि कुरडाराम बगावत कर सकते हैं, और क्योंकि कुरडाराम के पास टाइम कम था, इनेलो को अपना प्रत्याशी फाइनल करना था, और वो 2 दिन पहले ही पंचायत करके कह चुके थे कि या तो स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दी जाए, नहीं तो वो बगावत करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मैनेजमेंट फेल हुई है। और कुरडाराम जैसे देखिए बालसमंद इलाके में कुरडाराम नंबरदार का अच्छा रसूख है, अच्छी पकड़ है, तो वहाँ के जो 10-12 गांव हैं उसके अंदर जहाँ कांग्रेस को अच्छी वोट मिलनी थी, वहाँ पर कुरडाराम की बगावत के चलते वहाँ पर कांग्रेस के लिए हो सकता है कांग्रेस चौथे नंबर पर चली जाए। तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। उस झटके से निकलना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको और बता दूं, कल सूचना आ रही है, कल कांग्रेस में और बगावत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जेपी को टिकट मिलने से जो लोकल जो दावेदार थे उनमें असंतोष है, वो बगावत कर रहे हैं और वो जेपी को जितवाने की बजाय उनकी हार की रणनीति पर काम कर रहे हैं। गठबंधन की सरकार है, लेकिन अभी तक भी हम आदमपुर में मौजूद हैं, दिखा नहीं ऐसा तालमेल। इवन के बीजेपी नहीं दिखी ढंग से, अगर बात करें तो बीजेपी नहीं दिखी। देखिए कि अरुण, अब तक जो हमने जो अनुभव किया है कि आम आदमी पार्टी के अलावा चुनाव प्रचार अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी नामांकन भरे गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी लोकल नामांकन भरेंगे, तो चुनाव प्रचार क्या होता है, जब एक सारे नामांकन भरे गए उसके बाद उनकी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद नाम वापसी का दिन आ गया, उसके बाद फिर प्लानिंग होती है। कांग्रेस ने आज जैसे स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, बीजेपी ने कल मीटिंग बुलाई है, तो अभी तो क्या कि बिश्नोई जो परिवार है सिर्फ वो ही आपको भागदौड़ करता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस की साइड से अभी कुछ भागदौड़ नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो अशोक तंवर और सत्येंद्र सिंह के अलावा अनुराग ढंडा भी मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में तो आम आदमी पार्टी आगे है, बाकी पार्टी को शुरुआत करनी है। तो उस शुरुआत में ये नहीं कह सकता कि ये नहीं है वो नहीं है, अभी सिर्फ बिश्नोई परिवार ही मेहनत कर रहा है। बीजेपी पूरी प्लानिंग से काम करती है। मुझे लगता है कि अगले 2 दिन के अंदर बीजेपी पूरी प्लानिंग करके स्टार प्रचारकों की सूची जारी करके, और हर रोज मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो सारे मंत्री और सांसद हैं हमें आदमपुर में नजर आएंगे। लेकिन लगता नहीं आपको कि कांग्रेस बेशक चाहे देर से आए, लेकिन एंट्री उसकी भी धमाकेदार होने वाली है? देखिए कांग्रेस के पास भी वर्तमान और पूर्व के 70 एमएलए और एमपी हैं, तो 70 ही यहाँ पर गांव हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर हर गांव में आपको कांग्रेस का प्रेजेंट या एक्स एमएलए नजर आएगा। देखिए हुड्डा परिवार आदमपुर को लेकर पूरा सीरियस है, और इसलिए स्थानीय बगावत की परवाह किए बगैर उन्होंने जेपी को टिकट दी है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि 2009 में जिस तरह से जेपी ने एक टफ फाइट दी थी, उनको लगता है कहीं ना कहीं शायद जेपी का वो कार्ड फिर चल जाए, इसलिए कांग्रेस ने उनको टिकट दी है। और ये कहना देखिए 2009 की तुलना में अब हम नहीं कर सकते, उसमें हुड्डा की सरकार थी, इसमें बीजेपी की सरकार है। तो हुड्डा परिवार ने अपनी तरफ से बेस्ट कैंडिडेट दिया है, लेकिन स्थानीय नेताओं को विश्वास में लिए बगैर जेपी को प्रत्याशी बनाना हुड्डा परिवार की बड़ी गलती की जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि जेपी जो है वो तकरीबन 70 किलोमीटर दूर से यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। 70 नहीं 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर दूर से यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, तो उस चीज का असर रहेगा यहाँ पे। देखिए असल में अगर हम 125 किलोमीटर की बात करेंगे, उसके बलबूते पे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का अभियान चलेगा, और जो दीपेंद्र हुड्डा जो ड्यूटियां लगाएंगे, दीपेंद्र हुड्डा जो
यहाँ पर मेहनत करेंगे, फील्डिंग लगाएंगे, उसके हिसाब से ही कांग्रेस का चुनाव चलेगा। क्योंकि 2009 में कांग्रेस के पास सत्ता भी थी, उसके पास संसाधन भी थे, उसके पास प्रशासन भी था। तो उस चुनाव में इसलिए जेपी आसानी से इतनी टफ फाइट दे पाए। अब की बार बड़ी मुश्किल से वो 40,000 वोटों का आंकड़ा हासिल वो कर पाएंगे। क्या लाइव स्टार्ट है सर? कुछ तकनीकी कारणों से शायद कुछ डिले हो सकता है लाइव में। मैं चाहूँगा एक बार फिर से अगर हम उस पॉइंट पे प्रकाश डाल पाएँ तो। मैं ये कह रहा था कि जैसे कांग्रेस के लिए हालात जो है दो तरह के हैं। भूपेंद्र हुड्डा परिवार ने अपनी तरफ से बेस्ट कैंडिडेट दिया है, क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट दिया है 2009 के हिसाब से। हुड्डा परिवार को ये लगता है कि ये चुनाव उनके लिए रसूख का सवाल है, उनके हाथ में फ्री हैंड है, तो उनको 2009 की तरह वोट चाहिए, या तो नंबर 1 पे टफ फाइट चाहिए और या नंबर 2 पे चाहिए। तो उसके हिसाब से उन्होंने कैंडिडेट उतारा है। लेकिन हुड्डा परिवार को ये फैसला लेने से पहले जो कांग्रेस के 5-6 जो लोकल दावेदार थे, उनको हुड्डा साहब को उनको विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से कुडाराम बगावत कर गए हैं। उसी वजह से कल 1-2 और भी दावेदार कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। तो कांग्रेस को देखिए, चुनाव लड़ना है लोकल वर्कर को, चुनाव लड़वाना है लोकल पदाधिकारियों को, चुनाव लड़वाना है टिकट के दावेदारों को। अगर वो सारे इनके साथ खड़े हो तो कांग्रेस एक अच्छी फाइट देती हुई नजर आई। आप बाहर के नेताओं की, बाहर के वर्करों की ड्यूटी लगा सकते हैं, लेकिन वोट को मैनेज करना, माहौल को बनाना और जो है दूसरी पार्टियों के वोटरों सपोर्टरों को तोड़ना, वो लोकल टीम ही करती हैं। तो लोकल टीम के मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस बेहद कमज़ोर है। इसलिए आज के एपिसोड से इनेलो को बैठे बैठाए अच्छा कैंडिडेट मिला है, क्योंकि इनेलो जिस पोजीशन पर खड़ी थी, अब कुडाराम की उम्मीदवारी के बाद इनेलो को अच्छा फायदा होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि फाइट में आ जाएगी, लेकिन उसको कम से कम शायद पिछली बार से 3-4 गुना ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। बड़ी बात है। देखिए, चुनाव या उपचुनाव खासतौर पे उपचुनाव के समय ऐसा होता है, भागदौड़ तो लगती है, कोई ना कोई जाता है, किसी न किसी की आशाएं टूटती हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी बम्पर ज्वाइनिंग्स हुई हैं काफ़ी। आपने देखा सरपंच, पूर्व सरपंच और ये सभी भी आए हैं। ज्वाइनिंग्स तो वहाँ भी काफ़ी हुई हैं। क्या वो ग्राउंड पे काम नहीं करेंगी? देखिए, असल में क्या है कि एक आपका जो परंपरागत कैडर होता है, जो जुड़ा हो, उसकी भावनाएं अलग होती हैं। जो नए लोग आए हैं, पहली बात तो ये आजकल पॉलिटिकल जो है एक तरह से गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं। ये कहा जाता है कि जिला पार्षद शामिल हो गए हैं, सरपंच शामिल हो गए हैं। भाई 2 साल से तो हमारे यहाँ पे जिला पार्षद और सरपंच है ही नहीं, आप साफ तौर पे क्यों लिखते कि पूर्व सरपंच शामिल हुए हैं? ऐसा ही इन्होंने 2 दिन से लगातार आज भी दिया है कि भी आम आदमी पार्टी के जो है यहाँ के हल्का अध्यक्ष शामिल हो गए हैं, प्रवक्ता शामिल हो गए, जबकि आज से 20 दिन पहले पश्चिमी हरियाणा की पूरे कार्यकारिणी को आम आदमी पार्टी भंग कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं वोटरों को गलतफहमी डालने के लिए ज्वाइनिंग को गलत तरीके से दिखाया जाता है। देखिए, कोई भी किसी पार्टी में शामिल होता है, कोई भी छोटा नेता बड़ा नेता वर्कर, उस पार्टी को फायदा तो होगा, दूसरी को नुकसान होगा, लेकिन नए लोगों को जिनको आप जानते नहीं हो, उनका आप कैसे बेनिफिट उठाओगे, कैसे उनके जरिए अपने चुनाव प्रचार को उठाओगे, तो उसके तभी तो इलेक्शन उठेगा ना। तो कहीं कांग्रेस के पास स्थानीय लेवल के ऊपर जो है वो मजबूत टीम नहीं है जो इलेक्शन को मजबूती से चला सके और भव्य बिश्नोई को टफ फाइट दे सके। तो आज हम किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? आज कहाँ खड़ा है चुनाव? देखिए अरुण, इसमें कोई शक की बात नहीं, आज की डेट में अपर हैंड भव्य बिश्नोई का है। अब सवाल इस बात का है कि उनको टक्कर कौन देगा? क्या वो जयप्रकाश देंगे, क्या वो सत्येंद्र सिंह देंगे? इनेलो को मैं पीछे ही मानता हूँ, इनेलो को फ़ायदा जरूर हुआ है। तो इनमें से नंबर 2 के ऊपर अगले 4 दिन का माहौल बताएगा। जिसकी इलेक्शन मैनेजमेंट बेटर होगी वही नंबर 2 पर आएगा। चाहे वो जयप्रकाश भी हो सकते हैं, चाहे वो सत्येंद्र भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास बराबर के मौके हैं। क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि आदमपुर के अंदर सिर्फ 2 ही वोट हैं, या तो बजनाल परिवार के समर्थक या बजनाल परिवार के विरोधी। ऐसे में जो दूसरा कैंडिडेट जो लगेगा पब्लिक को, वोटरों को, कि जो बजनाल विरोधियों को, कि भी ये भव्य बिश्नोई को टक्कर दे सकता है, उसका ऑटोमेटिकली 4 दिन के बाद उसके 15,000 वोट बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी 1-2 दिन और रुकना होगा। ये तगाजा होगा कि अभी कोई भी चीज़ें हम कह सकें कि 1-2-3 पर हैं, क्योंकि अभी वो कहते हैं कि थोड़ा चलने तो दें, देखेंगे फिर रफ्तार कितनी है। क्योंकि कल नामांकन भरेंगे जयप्रकाश जेपी, उसके बाद चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस भी एक बहुत बड़ी टीम स्टार प्रचारकों की यहाँ पे उतारेगी, उसके बाद बीजेपी भी अपनी स्टार प्रचारकों की टीम यहाँ पे उतारेगी। देखना होगा, बहुत बड़ी बात है। किसान आंदोलन भी हुआ था, उसका कितना असर रहता है यहाँ पे। या देखिए सिंपल सी बात है कि जी हम 2 चीजों पे बात करते हैं। पहले आपका उस इलाके का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, दूसरा ये कि भी प्रत्याशी कौन कौन है। आप पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से 54 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से बजनाल परिवार का दबदबा है, उस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं।
नहीं, दबदबा सर, कितना दबदबा? अगर दबदबा होता तो भव्य को हारना ही क्यों पड़ता लोकसभा का चुनाव? देखिए, लोकसभा चुनाव सिर्फ में मोदी को दोष दे देना इस चीज के नहीं, लिए, दोष नहीं। मोदी की आंधी थी, वो सब लुढ़क गए उसमें, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते? जब भूपेंद्र हुड्डा हार सकते हैं, इतने बड़े कद्दावर नेता अपने आपको कहते हैं, गोविंद बिश्नोई उसका एक बच्चा ही है। अपने घर के अंदर भूपेंद्र हुड्डा भी हारे कि नहीं आ रहे हैं? दीपेंद्र हुड्डा हारे कि नहीं आ रहे हैं? दुष्यंत चौटाला हारे कि नहीं आ रहे हैं? श्रुति चौधरी हारी कि नहीं आ रही है? शैलजा हारी की नहीं आ रही है? तो आप तूफान था, वो तूफान था, मोदी का तूफान था। उसमें मैं नहीं मानता कि लोकल किसी का दोष या कमजोरी थी, सबने अपने बेस्ट कोशिश की। तो कहीं ना कहीं मतलब ये हम कह सकते हैं कि बृजेंद्र सिंह भी इतने दमदार चेहरे नहीं थे, उसके बावजूद वो जीत गए। आप ये देखिए ना कि जिस लोकसभा चुनाव में उचाना से बृजेंद्र सिंह को 35,000 की लीड मिली, 5 महीने के बाद उनकी माता जी वहां 50,000 से हार गई, यानी कि 85,000 का अंतर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम, मोदी के नाम पे। तो मैं तो मानता हूँ इस पे निश्चित तौर पे आंकड़ों के हिसाब से, यहाँ के माहौल के हिसाब से भव्य बिश्नोई